गांव में अर्जुन नाम का बहुत गरीब व्यक्ति रहा करता था। अर्जुन की पत्नी रुक्मणी गांव के दूसरे घरों में बर्तन साफ करती थी और अर्जुन गांव के मुखिया के घर पर उसकी भैंसों की देखभाली का काम किया करता था। एक दिन अर्जुन मुखिया की भैंस को नहला रहा था कि तभी मुखिया उसके पास आकर बोला, ठीक से नहलाओ अर्जुन। वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम काम बड़े ही बेमन से किया करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया। हाँ, पता है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि सारा दिन खेतों में बैल की तरह काम करते हो। अरे तुमसे तो ठीक से तबेला भी नहीं संभलता और बात करते हो मेहनत की। इतना बोलकर मुखिया अपने पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम को अर्जुन घर पर आ गया। रुक्मणी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से भोजन लगा दो। अर्जुन की बात सुनकर रुक्मणी आंखों में आंसू लिए हुए अर्जुन से बोली, घर का राशन खत्म हो गया है जी, मैं भोजन कहाँ से लाऊं? दोपहर से मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सुबह जब आप काम पर गए थे तब मैंने इशारों में आपसे कहा था कि राशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसका मतलब हमारा मुन्ना सुबह से भूखा है। 3 घंटे से उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर सुलाया है। बेचारा बच्चा, क्या जाने परिवार की आर्थिक स्थिति। तुम इतनी मेहनत से दूसरों के घर पर बर्तन मांजती हो, कुछ भोजन वहीं से मांग लेती। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रही। जिन घरों में मैं बर्तन मांजती हूँ, मैंने उस हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया और ना ही एक रोटी का टुकड़ा दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन अर्जुन मुखिया के घर पर जाकर मुखिया से बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मुखिया जी। बोलो, जरूर तुम पैसों की बात करोगे। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है मुखिया जी। मेरे घर पर राशन पानी सब खत्म हो गया है। कल रात मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे ही सोए। आप तो जानते हैं मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने परिवार को मैं किसी भी कीमत पर भूखा नहीं देख सकता। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा परिवार भूखा मर रहा है तो फिर तुम कोई दूसरा काम कर लो। मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी ना रोके हैं। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हैं। अगर मैं मदद के लिए आपके पास नहीं आऊंगा तो फिर किसके पास जाऊंगा? मुखिया अर्जुन से कुछ बोलता कि तभी मुखिया का दोस्त प्रेमपाल वहां पर आ गया। प्रेमपाल अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन। तुम्हें मदद के लिए मुखिया जी के पास ही आना चाहिए। कहो, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? प्रेमपाल की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी के भाव झलकने लगे। मुझे बस उतने ही पैसे चाहिए प्रेमलाल जी, जितने में मैं अपने घर के लिए 1 महीने का राशन खरीद सकूं। उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं। प्रेमपाल मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, अर्जुन को कुछ पैसे दे दो। मुखिया ने न चाहते हुए भी अर्जुन को कुछ पैसे पकड़ा दिए। अर्जुन खुशी खुशी वहां से चला गया। मुखिया क्रोधित होता हुआ अपने दोस्त की ओर देखकर बोला, ये क्या हरकत है प्रेमलाल? सिर्फ दोस्ती की वजह से मैं चुपचाप रह गया। तुम गांव के मुखिया जरूर बन गए हो, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। प्रेमपाल मुखिया के कान में कुछ कहने लगा। प्रेमपाल की बात सुनकर मुखिया के होठों पर रहस्यमयी मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। इधर अर्जुन खुश होता हुआ अपने घर पर चला गया और खुश होते हुए वो पैसे उसने अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए। मुखिया जी दिल के बहुत अच्छे हैं रुक्मणी। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मैं बता नहीं सकती इन पैसों को देखकर मैं कितनी खुश हूँ। सबसे पहले मैं बाजार जाकर कुछ राशन खरीद कर ले आती हूँ। मुन्ना कल से भूखा है। कुछ देर बाद रुक्मणी बाजार से राशन खरीद कर ले आई। शाम को मुन्ना अर्जुन की ओर देखकर बोला, पापा, आपने मुझसे वादा किया था
कि आप मेरे लिए कागज की ट्रेन बनाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें पता है, कागज की ट्रेन बनाने के लिए बहुत सारे कागज की आवश्यकता होती है। अर्जुन की बात सुनकर मुन्ना ने कुछ न्यूज़पेपर्स अर्जुन के सामने रख दिए। अरे वाह मेरा मुन्ना, कागज अपने साथ लेकर आया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कागज की ट्रेन बनाऊंगा। तुम्हें पता है, कागज की ट्रेन बनाना मुझे किसने सिखाया था? किसने पापा? मेरे दादाजी ने। वो कागज की इतनी सुंदर ट्रेन बनाया करते थे कि अंग्रेज भी देखकर धोखा खा जाते थे। कहते थे कि तुम्हारी कागज की बनाई हुई ट्रेन तो असली ट्रेन से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। कुछ ही देर में अर्जुन ने बहुत ही सुंदर कागज की ट्रेन बनाकर तैयार कर दी। मुन्ना उस कागज की ट्रेन को देखकर बहुत खुश हो गया। पापा, आपकी ट्रेन तो बिल्कुल असली मालूम पड़ती है। मुन्ना, क्या तुमने असली ट्रेन कभी देखी है? हमारे गांव में तो ट्रेन है ही नहीं। हाँ, देखी है पापा। काका के घर पर एक बड़ा सा टीवी लगा है ना, मैंने टीवी के अंदर ही ट्रेन देखी है। इतना कहकर मुन्ना वो कागज की ट्रेन लेकर खेलने चला गया। तभी वहाँ पर अर्जुन की पत्नी आ गई। आपको तो पता है ना, हमारे गांव में सरकार की तरफ से कुछ रेलवे विभाग के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव में रेल की सेवा है ही नहीं। अगर गांव में रेल की पटरियां बिछ जाएंगी तो गांव के रोजगार के साधन खुल जाएंगे। मैंने सुना है कि मुखिया जी ने उन सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर भगा दिया। मुखिया जी तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुखिया अचानक अपने दोस्त प्रेमपाल के साथ तबेले में आ पहुंचा। मुखिया जी, मेरी पत्नी बता रही थी कि कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से कुछ रेलवे कर्मचारी आए थे। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर रेल यातायात की सेवा शुरू करने की सोच रहे हैं। हाँ, तुमने सही सुना है अर्जुन, और मैंने उन सबको भगा दिया। पर आपने ऐसा क्यों किया मुखिया जी? अगर यहाँ पर रेल यातायात शुरू हो जाएगा तो हमारे गांव के रोजगार के साधन खुल जाएंगे। उससे सरकार का फायदा होगा, मेरा नहीं। इतना कहकर मुखिया प्रेमपाल के साथ वहां से चला गया। शाम को मुखिया अपने दोस्त प्रेमपाल को लेकर अर्जुन के घर पर आ धमका। मुखिया जी, आप? मुखिया के बोलने से पहले ही उसका दोस्त प्रेमपाल हंसता हुआ अर्जुन की ओर देखकर बोला। तुम्हें याद है अर्जुन, कुछ दिनों पहले तुमने मुखिया जी से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था, तो तुम समय पर नहीं चुका पाए। इसीलिए वादे के मुताबिक तुम्हें इस घर को अभी और इसी वक्त खाली करना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो मुखिया जी से मदद मांगी थी। मैंने किसी की मदद करने का ठेका नहीं ले रखा। तुम्हारे ऊपर ब्याज लगाकर इतने पैसे बन गए हैं कि तुम 7 जन्मों तक उन्हें नहीं चुका सकते। इसीलिए तुम अपने परिवार के साथ सीधे तरीके से इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुखिया ने अर्जुन को घर का कोई भी सामान तक नहीं लेने दिया, मगर अर्जुन का बेटा मुन्ना अपने कागज की ट्रेन लेने के लिए बुरी तरह से रोने लगा। इस कागज की ट्रेन से भला क्या होगा मेरा? ये तो बाजार में कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। जाओ, अपने इस कागज की ट्रेन से जंगल में खेलते रहना। अर्जुन मुन्ना को लेकर अपनी पत्नी के साथ रोता हुआ अपने घर से निकल गया और एक पेड़ के नीचे रोने लगा। अर्जुन और रुक्मणी रोते रोते पेड़ के नीचे ही सो गए, मगर 7 साल का मुन्ना कुछ देर बाद सब कुछ भूलकर उस कागज की ट्रेन से खेलने लगा। तभी उस पेड़ के नीचे से उसे उसकी ही उम्र की छोटी सी लड़की दिखाई दी। कौन हो तुम? मैं इसी पेड़ के ऊपर रहती हूँ। क्या भला कोई पेड़ के ऊपर भी रह सकता है क्या? वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे अपनी कागज की ट्रेन दिखा सकते हो? क्यों नहीं, हम दोनों साथ मिलकर इस कागज की ट्रेन के साथ खेलते हैं। मुन्ना और वो छोटी सुंदर लड़की खेलने लगे। तभी रुक्मणी और अर्जुन की आंख खुल गई। मुन्ना, तुम किसके साथ खेल रहे हो?
अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज धमाके के साथ एक सुंदर युवती उस सुंदर छोटी सी लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरी पुत्री है। हमारा परिवार इसी पेड़ के ऊपर रहता है। मैं पेड़ों की जादुई महारानी पेड़ानी हूँ। अर्जुन और रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गए। घबराओ मत अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी को कागज की ट्रेन किसने बनाना सिखाया था? मेरे पिताजी ने। तुम्हारे दादाजी अक्सर इसी पेड़ के नीचे बैठकर कागज के खिलौने बनाया करते थे। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ अर्जुन। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ धोखा हुआ है। चिंता मत करो, उन्हें उनके किए की सजा मिल जाएगी। उन्होंने तुमसे तुम्हारा घर छीना है ना? मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथ का बनाया हुआ घर दूंगी, जिसमें तुम रह भी सकोगे और इतना धन कमा लोगे कि उतना तो मुखिया की 7 पुश्तें भी नहीं कमा सकती। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री कागज की ट्रेन को बड़े ही गौर से देखने लगी। अचानक एक तेज धमाके और नीले धुएं के साथ वो कागज की ट्रेन एक बहुत ही बड़ी और सुंदर ट्रेन में परिवर्तित हो गई। वो सुंदर युवती उस छोटी बच्ची के साथ वहां से गायब हो गई। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस ट्रेन में जैसे ही चढ़ा तो ट्रेन के अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेन के अंदर बहुत बड़ा घर बना हुआ था और उस घर में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी। ट्रेन में यात्रियों के बैठने की भी सुविधा थी। ट्रेन के अंदर से एक आवाज आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जाना है आपको? अजी, ईश्वर को हमारे आंसुओं पर तरस आ गया लगता है। सही कहा तुमने रुक्मणी। हम ईश्वर के दिए हुए फल से लोगों की मदद करेंगे। अर्जुन ने उस ट्रेन को गांव की ओर चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में ट्रेन गांव की ओर चली गई। अर्जुन ट्रेन से बाहर निकलकर आवाजें लगाने लगा। कोई है जो शहर तक चलेगा? अब आपको बैलगाड़ियों से जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहां कहेंगे मेरी ट्रेन आपको आपके बताए हुए ठिकाने पर उतार देगी। कुछ ही देर में गांव में यात्रियों की भीड़ लग गई। अर्जुन ने हर यात्री से बहुत कम पैसे लिए। ट्रेन यात्री के बताए हुए ठिकाने पर ऑटोमेटिक तरह से रुक जाया करती थी। कुछ ही महीनों में गांव का नक्शा ही बदल गया। अर्जुन की तरक्की देखकर मुखिया और प्रेमपाल बुरी तरह से जल गए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। वो सब छोड़िए मुखिया जी, हम बर्बादी के कगार पर हैं। हमारी बैलगाड़ी में अब कोई कुत्ता भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से गायों को चारा खिलाना पड़ता है, सो अलग। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा। तो क्या कर लेंगे आप? आपको पता है, मैंने सुना है कि अर्जुन की ट्रेन में हवेली जितना सुंदर घर भी मौजूद है। वो अपने ट्रेन में मौजूद उस सुंदर घर में राजा की तरह रहता है। और उसका बेटा मुन्ना, क्या नहीं है आज उसके पास? वो गांव के बच्चों को मुफ्त में खिलौने बांटता फिरता है। चिंता मत करो, आज हम दोनों उसकी ट्रेन में भेष बदलकर यात्री बनकर जाएंगे और चलती ट्रेन से अर्जुन को धक्का दे देंगे। मुखिया और प्रेमपाल वेश बदलकर अर्जुन की ट्रेन के अंदर घुस गए। ट्रेन सारे यात्रियों को उतारने के बाद मुखिया और प्रेमपाल को एक रेगिस्तान में ले आई। मुखिया अर्जुन की ओर देखकर बोला, हमने यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किस नियत से आए थे मुखिया जी। मेरा घर बेईमानी से हड़पने के बाद भी तुम्हारी नियत नहीं भरी। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम भेष बदलकर मेरी ट्रेन में घुसोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी ट्रेन में ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब भी कोई व्यक्ति बुरे इरादे से ट्रेन में घुसता है तो वो उसके मन की बातें मुझे बता देती है। तुम मुझे धक्का देने के लिए इस ट्रेन में घुसे थे ना? हमें माफ कर दो अर्जुन, मुझे भी माफ कर दो।
मैं तुम्हारा घर लौटाने के लिए तैयार हूँ। वो तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन तुम दोनों को सजा देने के बाद अब तुम सारी जिंदगी इस रेगिस्तान में फंसे रहना और बाहर निकलने के सपने देखते रहना। कुछ ही देर में ट्रेन गांव पहुंच गई। अर्जुन आज भी अपनी जादुई कागज की ट्रेन से लोगों की मदद किया करता है। विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा। और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घुम्मड़ चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहां चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो। कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा, ना ठिकाना। पानी भी समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, कृपा करें। हमारे साथ बच्चे बूढ़े भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे।
इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा, वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज के कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं, तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहां चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें, तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव की महिमा है। ये, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।